नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं लंका की, क्योंकि लंका में आपातकाल के बीच में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, उन सब के बीच में रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। विक्रमसिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ली है। चीफ जस्टिस ने रानिल विक्रमसिंघे को शपथ दिलाई है और अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक वो जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल जिस तरीके से राष्ट्रपति राजपक्षे श्रीलंका से भाग गए हैं, उसके बाद से किसी को इस जिम्मेदारी देनी थी, क्योंकि न सिर्फ सरकार का गठन करना है बल्कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव भी करना है। और जब तक ये चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर विक्रमसिंघे जिम्मेदारी संभालेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी का निधन हो गया है। दरअसल इवाना ट्रंप का न्यूयॉर्क शहर में 73 साल की उम्र में निधन हो गया। इसको लेकर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, इवाना के निधन की जानकारी दी और कहा कि वो एक अद्भुत और सुंदर महिला थी, जिन्होंने एक महान और प्रेरणादायक जीवन व्यतीत किया है। और अब बात करते हैं मुर्मू पर आदिवासी सियासत की। दरअसल जनजातीय वेशभूषा में कमलनाथ से वोट मांगने बीजेपी के नेता पहुंचे। एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। पहली बार किसी आदिवासी महिला के देश की राष्ट्रपति बनने की प्रबल संभावना है, या कहिए कि लगभग वो राष्ट्रपति बनेंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और यही वजह की बीजेपी की कोशिश आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पर दावा मजबूत करने की, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि मध्य प्रदेश के लिए अहम मानी जाती है मुर्मू की उम्मीदवारी, क्योंकि एमपी उन राज्यों में से एक है जहां बड़ी संख्या में ट्राइबल वोटर्स हैं। और यही वजह कि आदिवासी समाज के बीजेपी नेता कमलनाथ के पास पहुंचे हैं और कमलनाथ से की है मुर्मू को वोट डालकर जिताने की अपील। आपको ध्यान होगा कि कल यशवंत सिन्हा पहुंचे थे, मध्य प्रदेश पहुंचे थे और कमलनाथ उनको सपोर्ट कर रही थी। इसके पीछे की वजह है क्योंकि विपक्ष के चेहरे के तौर पर कमलनाथ सपोर्ट उन्हें कर रहे हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा को सभी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। और यहीं से मध्य प्रदेश की सियासत शुरू हो रही है, क्योंकि आदिवासी नेता ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, पहली बार देश के अंदर कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है। राष्ट्रपति के बाद अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति। दरअसल दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट, आखिर कौन होगा एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, ये सवाल चारों तरफ घूम रहा है। और इन सब के बीच में जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, उसमें फिलहाल बीजेपी ने 3 नामों पर गंभीरता से विचार किया है और इसकी चर्चाएं चल रही हैं। तो सवाल यह है कि 3 नाम कौन कौन से हैं। दरअसल इनमें पहला नाम है मुख्तार अब्बास नकवी का, जो भी राज्यसभा से बाहर हो चुके हैं, अभी वो मंत्रिमंडल से भी बाहर हो चुके हैं। दूसरा नाम है हरदीप सिंह पुरी का और तीसरा नाम है सुरेश प्रभु का। इन तीनों नामों पर चर्चा हो रही है। अब जरा इसको समझिए। मुख्तार अब्बास नकवी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वजह है कि निर्विवादित मुस्लिम फेस वो है और उसके जरिए बीजेपी दाव खेल सकती है, ये दिखा सकती है कि जिस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वो पार्टी मुस्लिम विहीन हो गई है, उस पार्टी ने एक मुस्लिम फेस को उपराष्ट्रपति बना दिया है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, कांग्रेस ने हामिद अंसारी को 10 सालों तक उपराष्ट्रपति रखा था, हालांकि वो इस वक्त विवादों में है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपनी इमेज के लिए भी इस दाव को बीजेपी खेल सकती है। उधर पंजाब में राजनीतिक कारणों से हरदीप पुरी पर दाव खेला जा सकता है, क्योंकि पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, ऐसे में बीजेपी दाव खेल सकती है। बीच बीच में नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी आ रहा था। वहीं किसान आंदोलन और आम आदमी पार्टी की सरकार के मद्देनजर डैमेज कंट्रोल के लिए दाव खेला जा सकता है। अब बात आती है तीसरे नाम की। वरिष्ठता के मद्देनजर सुरेश प्रभु के नाम पर भी सहमति बन सकती है। शिवसेना से 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं सुरेश प्रभु और फिर बीजेपी में शामिल हो निभा चुके हैं रेल मंत्री की जिम्मेदारी। एक हादसा हुआ था और उसके बाद उन्होंने
रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब महाराष्ट्र में शिवसेना फैक्टर के मद्देनजर एक पूर्व सैनिक को मिल सकती है उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी, और इसके जरिए महाराष्ट्र की सियासत और हाल ही में होने वाले बीएमसी चुनाव दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको खेला जा सकता है, क्योंकि शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाया गया और अब एक शिवसैनिक, भूतपूर्व शिवसैनिक को अगर उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो इसके जरिए महाराष्ट्र पर बीजेपी की नजर रहेगी। इस बारे में अंतिम फैसले के लिए कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने या ना उतारने पर विचार होगा, क्योंकि बीजेपी के एक वर्ग की इस बारे में अलग राय है। अब अंततः नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत अंतिम फैसला लेंगे। अलबत्ता मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। नकवी दे चुके मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा और इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। इसके लिए विचार आमंत्रित किए गए हैं। मन की बात के आगामी एपिसोड के लिए लोगों से विचार मांगे गए हैं, सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात को प्रसारित करेंगे। आप किस तरीके से अपने विचारों को प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, इसके 3 ऑप्शन आपके पास। विचारों को या तो माईगाँव या फिर नमो ऐप पर आप साझा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप एक नंबर नोट कीजिए 1800117800। इस नंबर को डायल कर संदेश भी रिकॉर्ड करके आप प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचा सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि क्या आपके पास इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए कोई इनपुट है जो 31 तारीख को प्रसारित होगा। मैं उन्हें सुनने के प्रति आशान्वित हूं। उन्हें माईगाँव या नमो ऐप पर साझा करें या फिर 1800117800 डायल करके अपना संदेश रिकॉर्ड करें। अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिकॉर्ड उपलब्धि। केंद्रीय गृह मंत्रालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में पहला स्थान मिला है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG द्वारा आकलन केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में पहला स्थान है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान है। केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल मूल्यांकन में NCRB को दूसरा स्थान मिला है। नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में सुधार उद्देश्य है। वहीं नई दिल्ली में ARDB 2022 का राष्ट्रीय सम्मेलन कल होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सशक्त बन रही है। सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बना रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित और इसके साथ ही ARDB के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का सम्मेलन इसके साथ समापन। जुलाई 2021 में ही किया गया था केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन। भारत शंघाई सहयोग संगठन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उज्बेकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन की उद्योग मंत्रियों की दूसरी बैठक। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्णकालिक सदस्य हैं। देश केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, भारत संगठन में सक्रिय, सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। आपसी सहयोग से हम सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा दे सकते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में खनन और उत्खनन, विनिर्माण और निर्माण का हिस्सा अब 28% है। संसद भवन परिसर में विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया है। देश भर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। लोकसभा स्पीकर बिरला का विधानसभा अध्यक्षों से आह्वान, कहा कि सदनों को बनाए चर्चा और संवाद का केंद्र, गरिमा और अनुशासन के साथ सदन निर्बाध चलने चाहिए। विषयों पर व्यापक और उच्च स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। विधि निर्माण के दौरान सदस्यों की अभिव्यक्ति हो। कानून बनाते समय
देश के लोगों की भी सहभागिता बननी चाहिए। रुपए की गिरती कीमत और बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र पर सीधा निशाना साधा और कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए गिर रहा है, रोजगार घट रहा है, देश के लोगों की आमदनी घट रही है। लेकिन पीएमओ में उन शब्दों, कार्यक्रमों, तरीकों की लिस्ट बढ़ती जा रही है जिनके जरिए सवाल पूछ सकते हैं या उसके खिलाफ विरोध जता सकते हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस के वेटरन लीडर जयराम रमेश की। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा है। संसद परिसर में कुछ कामों पर प्रतिबंध को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा, अब संसद भवन परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा संसद भवन में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उस आदेश की कॉपी को ट्वीट किया। जयराम रमेश ने लिखा, विश्व गुरु का नया जय जयकार धर्म मना रहा है, धरना मना है। जयराम रमेश ने धरना मना है में एच लेटर को हाइड करते हुए इसे डरना मना बता दिया है। आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की सदस्यता खत्म। एमपी एमएलए कोर्ट से सजा के बाद सदस्यता खत्म हो गई। एमपी एमएलए कोर्ट से अनंत सिंह को मिली थी 10 साल की जेल। अनंत सिंह के घर मिली थी AK-47 राइफल। बिहार की मोकामा सीट से आरजेडी विधायक थे अनंत सिंह, जिनकी सदस्यता अब रद्द कर दी गई है। जाहिर है बाई इलेक्शन। यूपी ब्यूरोक्रेसी की आज की सबसे बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेस वे के सीईओ डॉक्टर अरुणबीर सिंह को मिला सेवा विस्तार। नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट के सीईओ को मिला सेवा विस्तार। 1 साल का यूपी सरकार ने सेवा विस्तार दे दिया है। 15 जुलाई 2022 को आज खत्म हो रहा था कार्यकाल। सरकार ने आज से 15 जुलाई 2023 तक सेवा विस्तार यानी कि एक्सटेंशन दे दिया है। सरकार ने चौथी बार सीईओ अरुणबीर सिंह को सेवा विस्तार दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के सीईओ की भूमिका वो निभाएंगे। सरकार ने एक बार फिर अरुणबीर सिंह पर जताया भरोसा। सोचिए जरा, 4 बार सेवा विस्तार पाने वाले वो यूपी के पहले नौकरशाह बन गए। आईएएस से रिटायर्ड अरुणबीर पर सरकार का भरोसा अभी भी कायम है। 2005 बैच के आईएएस अफसर अरुणबीर सिंह हैं, महाराजगंज जिले के रहने वाले। और बात करते हैं वृहद मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के वार्डों के परिसीमन पर विवाद की। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कराया था परिसीमन। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने की मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से शिकायत। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से दोबारा परिसीमन की मांग की है। देवड़ा के मुताबिक कांग्रेस ने 2017 के मनपा चुनाव में जीती थी 30 सीटें, उनमें 20 सीटों का परिसीमन इस तरह किया गया जिससे कांग्रेस को नुकसान। बीएमसी में फिलहाल 227 वार्ड हैं, परिसीमन के बाद हो जाएंगे 236। शिवसेना पर अपने हित में वार्डों का परिसीमन करने का आरोप लगा है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पटियाला कोर्ट से बड़ी राहत। विवादित धार्मिक ट्वीट के मामले में जमानत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार ने फैसला सुरक्षित रखा था। 50,000 रुपए के बॉन्ड पर देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी गई है। मध्य प्रदेश में युवक को मिली जान से मारने की धमकी। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर मिली धमकी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, एमपी की शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। माहौल ना बिगड़े, इसके लिए एहतियात के तौर पर आवश्यक कदम उठाए गए। रोहित साल्वी ने 11 जून को सोशल मीडिया पर डाली थी पोस्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर का पूरा मामला है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नहीं चुनी गई साइना नेहवाल। बीआई पर भड़के पति पारुपल्ली कश्यप ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स से साइना नेहवाल को बाहर करने के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जनवरी में इंडिया ओपन में
मालविका बंसोड़ के खिलाफ मिली हार का इस्तेमाल किया। ये सही बात नहीं है क्योंकि उस वक्त साइना अनफिट थी। ये खिलाड़ी का अपमान है। आपके अपने लोग आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। टूर्नामेंट के 2 दिनों में साइना को 2 भावनात्मक जीत मिली है। शुरुआती दौर में उनके खुद पर काफी दबाव बना लिया था। वो अक्सर रोती रहती हैं और हर दूसरे दिन बातचीत में चैन नहीं होने का मुद्दा उठाते हैं। अभ्यास करना भी बेहद कठिन है और मानसिक रूप से परेशान रहती है। आपको नहीं पता होता कि आपको अपने लोगों या विरोधियों से लड़ना है।